दोस्तों नमस्कार। पिछले 80 दिनों से किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आंदोलनरत है। यह आंदोलन इसलिए कर रहा है कि इसकी कुछ मांगे हैं सरकार से। सरकार ने अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक बिल पारित किया था, 3 कानून एक साथ लेकर आई थी, जो सरकार कह रही है कि हमने किसानों के रिफॉर्म के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बिल पास कर रहे हैं। और किसान कह रहा है कि ये बिल हमारे विरोध में है, हमारा भविष्य में नुकसान करेंगे। बस इसी बात को, किसानों की अपनी मांगे हैं, सरकार की अपनी मांगे हैं, परंतु इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, युवा वर्ग है, कई लोग ऐसे समझदार लोग भी हैं, परंतु कई लोगों को ये नहीं पता कि इस बिल में आखिर क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसमें किसान आंदोलन कर रहा है। आप एक चीज मानकर चलिए कि अगर किसी चीज से किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है, अगर किसानों को फायदा हो रहा है, तो वो रोड पर नहीं आता। पहली बात तो ये है कि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो फिजूल के 80 दिन यहाँ पर आंदोलन करता। यानी कहीं पर कहीं कहीं ना कहीं तो समस्या है। तो बारी बारी से पहले तीनों कानून समझ लेते हैं क्या है, बाकी बाद में मुद्दे पर आएंगे कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, वो बाद में देखते हैं। और ये आप तय करिए कि इसमें सही क्या है। मैं आपको कानून बारी बारी से बताता हूँ। पहला कानून जो सरकार लेकर आई वह कानून है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इसका मतलब ये होता है कि इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम 2020। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो और अन्य कोई भी व्यक्ति हो, वह इसेंशियल कमोडिटी मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं में वो सारी वस्तुएं आती है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती है। खाने पीने में जो खाद्य सामग्री है जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग होती है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, तमाम तरीके की दालें, आटा, नमक, मिर्च, टमाटर, सब समस्त प्रकार की सब्जियां, ये सब कुछ इसेंशियल कमोडिटी होती है, आवश्यक वस्तुएं होती है। 2020 से पहले ये जो कानून आया है, उससे पहले 1955 में सरकार कानून लेकर आई थी। तब कालाबाजारी बहुत जोर शोर से होती थी। किसान से 2 रुपए किलो में प्याज खरीदे जाते थे और बड़े वर्ग के जो व्यापारी होते थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले, वो व्यापारी क्या करते थे कि उन उन वस्तुओं को कम दर पर खरीदते थे और बहुत दिनों तक उसका भंडारण करके रखते थे। फिर जब मार्केट में सामान कम होता है कोई भी, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी महंगाई बढ़ती है। और जब महंगाई बढ़ती थी तब वो भंडारण करने वाले लोग, जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे, वह उसको निकालते थे। तो एक तरीके से यह था कि 2020 से पहले, 1955 से लेकर 2020 तक आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करना अवैध था, गैर कानूनी था। ये समझ लीजिए। अब सरकार ने इसमें ये बिल लाए हैं। सरकार के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति जो भंडारण करेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कालाबाजारी करने वाले दलाल हो, कोई भी हो, तो वह अब कानूनी रूप से वैध है। ये सरकार बिल लेकर आई है। ये पहला बिल यही बात कह रहा है कि आप भंडारण कर सकते हैं आवश्यक वस्तुओं का, सिर्फ 2 केस में नहीं कर सकते। पहला केस युद्ध, दूसरा कोई आपदा आ जाए तब। आपदा जैसे कोरोना महामारी थी तब नहीं कर सकते हो, बाकी समय पे आप कभी भी कर सकते हो। अब किसान पूछ रहे हैं सरकार को कि आपको इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जो कालाबाजारी करते हैं और करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि कानून जब सरकार ने 1955 में बनाया तो उसके बाद कोई कालाबाजारी नहीं हुई, कालाबाजारी हुई है। परंतु अब सरकार ने इस पर ठप्पा लगा दिया है, मोहर लगा दी है कि अब आप भंडारण कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। पहले रोका जाता था, पकड़ में आते थे तो उन पर फाइन लगता था, उनके ऊपर पेनल्टी लगती थी, पर अब सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि अब वैध है, आप करिए। अब इससे किसान क्या पूछ रहा है सरकार से? किसान पूछ रहा है कि आपने, ठीक है, आपने लगा दिया कि भाई भंडारण कर सकते हैं, तो इससे भंडारण वह लोग करेंगे जो हमसे सस्ते पे सामान लेकर जाएंगे, 2 रुपए किलो प्याज लेकर जाएंगे, और फिर वो जब मार्केट में वो उस कमोडिटी, उस वस्तु को रोकेंगे, उसका भंडारण कर देंगे, और जब मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तब वो उसको बेचेंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा उस व्यक्ति को होगा जो बीच में दलाल है, जो उसको रोक रहा है। परंतु नुकसान होगा किसान का। किसान का ये नुकसान है कि उसको इसमें कुछ नहीं मिला, उसने इतना उत्पादन किया, इतनी मेहनत की, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि अगर भंडारण करना है तो हम किसानों को भी कह रहे हैं कि आप भी भंडारण कर लीजिए। अब ये बात आप लोग भी जानते हैं, ये बात हम लोग भी जानते हैं कि किसानों की इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो भंडारण करेगा। उत्पादन आज हुआ है, उस उत्पादन को 6 महीने बाद अगर किसान बेचेगा तो खाएगा क्या? सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसान इस देश के अंदर, सबसे जो मध्यम और छोटे वर्ग के किसान हैं, जिनकी 1 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, वह इस तरीके से भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खाने के लिए चाहिए। वह उत्पादन भी इसीलिए करते हैं कि उत्पादन से कुछ बिकेगा तो कुछ मिलेगा।
सीधी सी बात है। बट सरकार अब इसके पीछे किन लोगों को बढ़ावा देना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा है, और इस बिल को लाने की आवश्यकता ही क्या थी? अगर आप एसेंशियल जो आवश्यक वस्तु हैं उनका भंडारण कर देंगे, एक समय तक रोके रखेंगे, और जब मार्केट में उसकी महंगाई, आप कुछ दलाल उसमें सेट करेंगे महंगाई कहाँ तक जानी चाहिए, जहां तक प्याज 100 रुपए किलो हो गया, तब जाकर वो मार्केट में उसको बेचेंगे। तो ये करने की क्या आवश्यकता थी? और दूसरी, इसके पीछे का मकसद देखिए, यह बिल सरकार अध्यादेश के जरिए लाई। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सरकार अध्यादेश ला सकती है, जिसमें राष्ट्रपति की सीधी मंजूरी से आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, फिर बाद में उसको पार्लियामेंट में पारित कराना पड़ता है। अब इसको इतनी ज्यादा आवश्यकता क्या थी कि सरकार इसको लेकर आई? पहली बात तो। दूसरा, इसमें जब भंडारण किया जाएगा अत्यधिक मात्रा में, तो ये बात सही है कि इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि सरकार ने क्यों किया, बाकी आप पर है कि आप इसको तय करिए, ये सही है कि गलत है, क्या है। दूसरा कानून जो सरकार ने इसमें पास किया वो बड़ा मजेदार है, वो ठीक है, दोनों तरफ 50-50 है। दूसरा कानून था, वो था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसका हिंदी में मतलब जो होता है वो होता है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है। इसमें यही होगा कि जो कोई भी कंपनी जिसको जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो, चाहे उसको गेहूं की हो, चाहे उसको चावल की हो, बड़े पैमाने पर, जैसे पार्ले जी है, ब्रिटानिया है, बहुत सारी कंपनी है, पतंजलि है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये किसानों से सीधा एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर गेहूं बोना है और इतनी सारी जमीन पर बेचना है, अब बोना है, और अलग अलग किसान होंगे, अगर उसके मालिक तो अलग अलग किसानों से उस एग्रीमेंट कर लेगी और वहां पर गेहूं बो देगी। इस एग्रीमेंट के तहत जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें एक अच्छी बात ये है कि किसान और कंपनी के बीच में पहले से ही प्राइस तय हो जाएगा कि ये कंपनी कितने रुपए में ये सामान हमसे लेगी जब उसकी पैदावार हो जाएगी। तो सपोज मान लो पार्ले जी या ब्रिटानिया ने कहा कि किसानों के एक समूह है, जहाँ 10 किसानों से उसने एक गांव में जाकर कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पर तय कर दिया कि आप फसल पैदा करिए, हम 25 रुपए किलो गेहूं ले लेंगे। तो इसमें किसान को एक दो तरीके से फायदा है। पहला फायदा ये है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट कर देने के बाद इस बात की चिंता नहीं करनी है कि फसल खराब हो जाएगी, फसल का भाव गिर जाएगा, जब फसल की पैदावार होगी तब भाव गिर जाएगा, इस सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कंपनी का हेडेक है कि अगर भाव गिर जाएगा तब भी कंपनी को वो 25 रुपए किलो देना है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज है, अगर भाव गिरा तो वो देगी 25 रुपए, और इस तरीके से 2-3 फायदे किसानों को है। अब इसमें जो नुकसान है दूसरी तरफ किसानों को, वो ये है कि अगर 25 रुपए के हिसाब से अगर उनका एग्रीमेंट हुआ, कल को जब पैदावार कंप्लीट होती है, जब पैदावार हो जाती है, उस समय अगर उस 25 रुपए का भाव गेहूं का 50 रुपए हो गया, तब कंपनी वो जो 50 रुपए के हिसाब से नहीं खरीदेगी, तब 25 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। और किसान को अब एक हाथ पे फायदा है, दूसरे हाथ पे नुकसान है। किसान इसमें इस तरीके से होगा कि उसको वो बाहर नहीं बेच सकता, अगर एक बार उसका एग्रीमेंट हो गया तो। अगर 25 रुपए का भाव 50 रुपए हो गया तो वो बाहर नहीं बेच सकता, उसको उसी कंपनी को बेचना पड़ेगा। अब इसमें किसान ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ठीक है, क्योंकि होती आई है। अब उसको कानूनी रूप दे दिया, एक कानूनी खाका तैयार करके कह दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अब इसमें किसान क्या कहना चाहता है? किसान कहना चाहता है कि अगर मान लो किसी कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, ठीक, मान लो कल को कंपनी पैदावार हुई और कंपनी ने मना कर दिया कि हम ये सामान नहीं लेंगे, हम जो आपका उत्पादन हुआ है गेहूं का हम नहीं लेंगे, तो उस समय क्या होगा? यानी सरकार ने कोई इस तरीके का आश्वासन न दिया है, न कोई कानून है कि अगर मान लो कंपनी वो सामान नहीं लेती है, वह उत्पादन नहीं लेती है, तो किसान का क्या होगा? क्योंकि किसान ने वह बोया भी इसी बात से था, उसने इसी बात से बोया था कि ये कंपनी मुझे लेगी। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा, अगर कंपनी और किसान के बीच में किसी बात का डिस्प्यूट होता है, तो उस समय कौन जिम्मेदार होगा? अगर कंपनी और किसान के बीच में किस समय का डिस्प्यूट होता है, और इसने सरकार ने इसमें जो सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो ये एग्रीमेंट कंपनी और किसान के बीच में होगा, उसमें मंडी के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको बीच में रखकर करवाया जाएगा। पहली चीज तो यहीं पर गलत है कि कल को अगर कंपनी और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, तो वो जो बीच में मध्यस्थता कर रहा है मंडी का अधिकारी सरकारी, वह किसका पक्ष लेगा? वह पक्ष लेगा उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि कंपनी से उसको रिश्वत खाने को मिल जाएगी, उसको पता है कि किसान को रिश्वत देने वाला नहीं है, उसके पास है भी नहीं। तो यानी ये बात तय है कि सरकारी लोग किसानों की नहीं मानेंगे, ये डर है उनको।
और कल को किसान ये भी कह रहे हैं कि कल धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी तो हो सकता है बड़ी कंपनियां धीरे धीरे उन जमीनों पर आधिपत्य करने लगे। ऐसा बहुत सारी समस्या किसानों की है। ऐसी कोई सरकार ने इसका कोई सुझाव नहीं दिया कि इसमें क्या होगा, कानून क्या बनेगा, कंपनियां गलत होगी तो क्या होगा, ये सब है। अब आते हैं हम तीसरे कानून पे। तीसरा कानून है, सबसे बड़ा झमेला इसी का है, सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है इसी कानून का हो रहा है। तीसरा जो कानून बना है वो ये है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। हिंदी में इसका मतलब समझिए, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। सबसे बड़ा झमेला यहाँ पर है। ये कानून ये कहता है कि पहले जो अभी इस कानून से पहले किसान इस बात का बाध्य था कि उसकी जो भी उत्पादन हो वो मंडी में बेचेगा। जो मंडियां हमारे यहाँ राजस्थान में मंडियां होती है, उत्तर प्रदेश में मंडियां होती है, ऐसी अलग अलग जगह पर बाजार समिति जिसको कहते हैं बिहार में, उन मंडियों में वो बेचेगा। अब यहाँ पर एक एक रोचक जानकारी आपको मैं साझा करता हूँ। सरकार की एक संस्था है एलएलएसओ। एलएलएसओ क्या करती थी? एलएलएसओ अनएम्प्लॉयड पर्सन का डेटा देती थी, कितना स्टेटिस्टिक्स देती थी, पूरा की पूरे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितनी संख्या है, कितने परसेंटेज है, वो सारा डेटा वो देती थी। साथ में वो यह भी डेटा देती थी कि कितने किसानों, कितना प्रतिशत सामान जो है उत्पादन का मंडियों में खरीदा गया, कितना बाहर गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान जितना उत्पादन इस देश में हो रहा है उसका मात्र और मात्र 6% उत्पादन ही मंडी में बिकता है। बाकी का 94% मार्केट में जाकर ओपन मार्केट में बिकता है। यानी या तो कानून लाने से पहले सरकार अंधी थी, उसको पता ही नहीं था। अब सबसे बड़ी बात, सरकार ने एलएलएसओ जो संस्था थी उसको खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये संस्था रहेगी, ना तो ये बताए, अगर संस्था ही नहीं रहेगी तो बताएगी कैसे कि बेरोजगार लोग कितने हैं या उसका स्टेटिस्टिक्स क्या है। और दूसरा, जब ये संस्था ही नहीं रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि मंडी में कितना परसेंट उत्पादन बिका है, बाहर कितना बिका है। और यहाँ पर आकर जो सबसे बड़ी बात है जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वह ये हो रहा है कि एपीएमसी, एक शब्द आता है एपीएमसी। एपीएमसी होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एपीएमसी वही होती है जिसको हम मंडी कहते हैं, पहला शब्द है। दूसरा यहाँ पर आकर अटकता है एमएसपी का मुद्दा। अब एमएसपी क्या है ये तय कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि एमएसपी क्या है। एमएसपी तय करती है, एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि कम से कम इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जाए उसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे बाकी वस्तुओं में एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस प्राइस पे इसको खरीदा जाएगा, इससे ज्यादा प्राइस पे इसको नहीं बेच सकते, आप बेच भी नहीं सकते और खरीदेंगे भी नहीं। और ये एमएसपी तय कौन करता है? एक गवर्नमेंट की एक संस्था है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपने सुना होगा नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यह संस्था काम करती है सरकार की तरफ से किसानों का जो उत्पादन हुआ है उसको लेने का कार्य करती है। जो किसानों का उत्पादन हुआ उसको लेने का कार्य कौन करता है? गवर्नमेंट की संस्था एफसीआई। एफसीआई के अंदर में एक संस्था आती है, उसका नाम है CASP। उसका हिंदी में नाम है कृषि लागत व मूल्य आयोग। कमेटी है ये पूरी, कृषि लागत व मूल्य आयोग। ये तय करती है कि एमएसपी क्या होगी। अलग अलग वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है, हर वस्तु की एमएसपी क्या होगी ये तय करेगी कौन? ये कृषि लागत व मूल्य आयोग, ये कमेटी तय करेगी। किसके अंडर में आती है? एफसीआई के। एफसीआई कौन है? जो सरकार की तरफ से जितना किसानों का उत्पादन हुआ है वो लेना है, पहली चीज। चलो यहां पर एक आपको रोचक चीज बताते हैं। अब किसान कह रहा है कि हमें आप एमएसपी लागू करके दो। एमएसपी क्या? कि मान लो कि गेहूं है, आप एमएसपी लागू कर दो कि 17 रुपए से, मिनिमम इसका 17 रुपए होगा, मैक्सिमम ये कितने भी रुपए में आप इसको बेच सकते हो जैसे आपको ग्राहक मिले, पर 17 रुपए से किसान कह रहा है कि 17 रुपए मान लो आपने एमएसपी तय किया पर किलो का, तो 17 रुपए से नीचे कोई इसको ना खरीदे पूरे देश में। अगर उसको कोई खरीदता है तो आप उसको कानून बनाइए, आप उसको सजा दीजिए कि आप 17 रुपए से नीचे ना कोई कंपनी खरीद सकती, ना कोई व्यक्ति खरीदेगा। जो भी खरीदेगा मिनिमम 17 रुपए, मैक्सिमम कितना भी रुपए में खरीद सकता है। अब सरकार ने क्या कहा? सरकार, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म ही नहीं होगी। आप मंडियां खत्म कर दिया,
अब इसमें देखिए किसानों की समस्या क्या है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान का जब कोई उत्पादन होता है तो किसान उसको कहाँ कहाँ बेचने जाता है। पहला बेचने जाता है वो मंडी में, ठीक। अब मंडी में उसको लाइन लगानी पड़ती है। अब वो मंडी में उसका नंबर 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा कि 25 दिन आएगा, तब तक वो वहां खड़ा रहेगा। दूसरी चीज, अगर वो वहां जब उसको पता लग जाता है कि अब यहाँ पर मुझे बहुत समय लग जाएगा, तो वहां पर दलाल होते हैं। उन दलालों के माध्यम से वो अपना उत्पादन बेचता है। दलालों के माध्यम से कैसे, कि कोई भी दलाल आया, उसने जैसे मान लो कि मार्केट का भाव 30 रुपए चल रहा है, दलाल बोला कि मैं 25 रुपए में खरीदूंगा, 20 रुपए में खरीदूंगा, ऐसे करके उनको अड़तीय बोलते हैं बिहार साइड में इधर, और हमारे इधर दलाल बोलते हैं। वह दलाल कम भाव में खरीदता है। अब किसान के पास कितनी चॉइस थी अपना उत्पादन बेचने की। पहली चॉइस थी कि वह सरकार के एफसीआई को अपना सामान बेच दे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। दूसरा, वह मंडी में जाकर अपना सामान बेच दे। तीसरा, वह उस दलाल के माध्यम से अपना सामान बेच दे। चौथा, वह ओपन मार्केट में खुद बेचने चला जाए। ये चार ही उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वह बेच सकता है। अब आगे समझिए, पहला बेचने का जो पहला उसका समस्या है, जब वो एफसीआई के पास जाता है, ये देखा गया है कि जब भी एफसीआई के पास कोई किसान देने जाता है तो एफसीआई के लोग क्या करते हैं, एफसीआई के पास, अब एफसीआई अगर सामान खरीदा कर तो वो एमएसपी पे खरीदेगा। एमएसपी कितनी है, मान लो कि 17 रुपए गेहूं की है, तो एफसीआई को उस किसान से सीधा 17 रुपए पे खरीदना पड़ेगा। एफसीआई क्या करता है, एफसीआई कहता है कि जो भी किसान आया उसको कहता है कि आप चले जाइए, हमारे पास जगह नहीं है, ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास बोरे खाली, आप जाइए, आप मार्केट में कहीं और बेच दीजिए। किसान समझ जाता है कि अब जब इसके पास जगह नहीं है, अब वो जबकि उसको पागल बना रहा है, तो वो क्या करता है कि मंडी में जाता है। मंडी में उसको बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, उसका नंबर आएगा नहीं। दो ऑप्शन उसके बंद हो गए। तीसरा ऑप्शन है अब वो दलाल के थ्रू बेच दे, और दलाल को पूछेगा भाई कि अब तुम क्या रेट ले रहे हो। दलाल कह देगा कि मैं तो 10 रुपए किलो गेहूं लूंगा। तो ठीक है कि उसको पता है कि यार जब एफसीआई नहीं ले रहा है, मंडी में मेरा नंबर नहीं आएगा, ओपन मार्केट में मैं जाकर बैठकर बेच तो नहीं सकता हूँ, मार्केट में ठेला लगा कर तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि जब तक बेचूंगा बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो वो उस दलाल को बेचेगा 10 रुपए पर किलो के हिसाब से गेहूं उसने बेच दिया मान लो। अब यहां पर घेल समझिए एफसीआई का। एफसीआई का व्यक्ति जिसने किसान को मना किया था कि मैं आपका सामान नहीं ले सकता, वो उस दलाल के पास जाएगा। वह उस दलाल के पास जाएगा और दलाल को कहेगा कि अच्छा तेने कितने में लिया, कि 10 में, अच्छा मुझे 12 में दे दो। 12, 15, 20 जो भी, उसमें एमएसपी से ऊपर नहीं निकलेंगे, 12 रुपए मुझे दे दो। वहां से एफसीआई का बंदा उसको 12 रुपए प्रति किलो में खरीद लेगा, और सरकार के रिकॉर्ड में दिखाएगा कि हमने एमएसपी 17 रुपए के हिसाब से इसको खरीदा है। सीधा सीधा ये जो 5 रुपए का गैप है वह एफसीआई की जेब में चला गया, जो 2 रुपए का गैप था वो दलाल की जेब में चला गया। किसान को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। किसान यही बात कह रहा है, यहां पर जो आंदोलन कर रहा है किसान, वह यही बात कह रहा है कि सरकार कह रही कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी आज दिन तक 2020 तक लागू थी। बताइए, सरकार बताए कि एमएसपी पर कितना सामान खरीदा गया। किसी किसान से किसी ने भी एमएसपी पर सामान नहीं खरीदा है। अगर ओपन मार्केट में खरीदा है तब भी किसी ने सस्ते भाव पे खरीदा है, एमएसपी से कम रेट पर खरीदा है। सरकार ने खुद खरीदा है तो एमएसपी से कम रेट पर खरीदा है। अब सरकार कह रही कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसान ये कह रहा है कि जब आपने इन तीनों कानून में लाया तो एमएसपी का महत्व क्या रहेगा। आप क्यों नहीं एक ही कानून बना देते जिसमें ये कहते हैं कि गेहूं वगैरह हर वस्तु का एक तय रेट होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, एमएसपी होगी, उससे कम रेट पर कोई इस देश में नहीं खरीद सकता। परंतु आप ऐसा नहीं कह रहे, आप कह रहे एमएसपी लागू रहेगी, और दूसरी तरफ आपने मंडियां खत्म कर दी। आप कह रहे हैं ओपन मार्केट में बेचिए। अरे भाई, जब आपके पास कोई कानून नहीं है तो किसान, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि किसान असंगठित तरीके से है। किसान कोई एक एक एजेंसी नहीं है, किसान कोई एक जगह पर नहीं बैठा है, पूरे देश में किसान फैले हुए हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे बड़ी किसानों की समस्या यही है। मान लो कि आपने 4-5 दिन 10 किसान मिलकर यूपी में आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ाई करेंगे कि आप हमारा ले लीजिए, आप हमारा, कोई नहीं लेगा। ये सब बातें हैं, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हम भी यही कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ ना करे, इन सारे कानूनों को बंद कर दे और एक ही कानून पास कर दे कि एमएसपी रहेगी, हर वस्तु की इतनी इतनी एमएसपी होगी, इससे कम रेट पे कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब सबसे बड़ी जो समस्या है, सरकार ये कहना चाह रही है कि
हम अगर एमएसपी पर, दूसरा जो नितिन गडकरी जी ने बहुत पहले एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि सरकार अगर एमएसपी पे खरीदारी कर रही है, सरकार अगर जो तय रेट है उससे खरीदारी कर रही है, तो सरकार के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। सरकार ये हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पे बोझ है कि अगर हम एमएसपी पे खरीदते। ये बोझ कैसे? आपको याद होगा 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने कानून पास किया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013। उस कानून के मुताबिक 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देगी सरकार। इस कानून, मनमोहन सिंह जी तो चले गए, वो अध्यादेश था, वो कानून पास हुआ था, अब ये लागू करना था नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने किया। अब वो खरीद रहे हैं मान लो एमएसपी रेट पर और वो दे रहे हैं कितने पे? 2 रुपए। ठीक है, इस जगह पर सरकार सही है कि उस पर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का उस पर दबाव बन रहा है, अर्थव्यवस्था पर आ रहा है, बोझ आ रहा है। परंतु इसका दूसरा पहलू देखिए, सरकार ने पिछले एक साल में लगभग 60,000 करोड़ रुपए बड़े अरबपतियों के माफ किए हैं। जो लोन था एनपीए हो गया है, पैसा एनपीए हो गया, सरकार ने उसके बहुत सारे रेजोल्यूशन बिठाए, उसका लोन माफ कर दिया। जब सरकार 60,000 करोड़ का लोन माफ करती है, अगर आप 1,000 करोड़ से उसको डिवाइड कर दें, 60,000 करोड़, यानी सरकार किसानों का उत्पादन कितने साल तक खरीद सकती है? 60 सालों तक खरीद सकती है। परंतु ये तो थी कानून की बात। इसमें आपको क्या अच्छा लगता है आप उसका समर्थन करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई किसानों का भी समर्थन कर रहा है, कोई सरकार का समर्थन कर रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पिछले 70 साल में सरकार किसी की भी रही हो, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, किसान हमेशा हाशिए पर रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे आप इनकी सरकार हो, उनकी सरकार हो, चाहे किसी की भी हो, किसान हमेशा हाशिए पर रहा है। और ये किसान ऐसा वर्ग है जिसको कोई नहीं चाहता, सरकार किसी की भी आए कोई नहीं चाहता, उसको कोई देखना ही पसंद नहीं करता। परंतु अब देखिए दूसरी चीज समझिए, 1950 में जिन सरकारी लोगों की जो आमदनी थी, सरकारी लोगों की जो इनकम थी, वह कितने परसेंट बढ़ी है? उनकी इनकम बढ़ी है 180 गुना। वहीं पर जो सरकारी टीचर हैं उनकी इनकम बढ़ी है 200 गुना। परंतु यहां पर किसान की इनकम कितनी बढ़ी है? पिछले 70-75 साल की बात करो, किसान की इनकम कितनी बढ़ी? किसान की इनकम बढ़ी है 21 गुना। अगर आप इन सरकारी लोगों की इनकम, जिनकी 1950 में जितनी थी, उनकी अगर आप किसानों के बराबर करें कि 21 गुना बढ़ाएं, तो आपको पता है उनकी इनकम कितनी होगी? उनकी इनकम होगी महज 9,000 रुपये महीना। आपको हर महीने हर दिन कोई ना कोई सरकारी अधिकारी सुसाइड करता दिखेगा। और यही स्थिति किसानों की हो रही है। किसान सुसाइड कर रहा है, किसान मर रहा है। सरकार ने अभी एक अपने रिसेंटली बयान में कहा था कि जितना उत्पादन कांग्रेस राज में खरीदा गया था उसका 30% अधिक हमने अपने राज्य में खरीदा है। ये बात सही है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। ये बात सही है कि सरकार ने 30% अधिक खरीदा है। परंतु यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप तय करना कि आपको किसके समर्थन में जाना है, आप स्वतंत्र हैं। पहला, सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी, ठीक बात है। सरकार एमएसपी खत्म भी नहीं करेगी पर उस पर खरीदेगी भी नहीं, उस एमएसपी पर खरीदेगी भी नहीं। पहली चीज तो ये राजनीति है, आप जानते ही हैं। दूसरा, सरकार ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो लॉकडाउन के अंदर, इसी हरियाणा के अंदर जहां सबसे ज्यादा किसान है, हरियाणा पंजाब में, हरियाणा के अंदर मक्का 6 रुपए किलो खरीदा गया था। 6 रुपए किलो से बिका था और लोगों ने खरीदा है। उस समय जो एमएसपी था मक्के का वो 18.5 रुपए था। तो फिर आपका एमएसपी कहाँ गया? फिर उस एमएसपी होने का क्या मतलब है? यानी कुल मिला के सरकार, एक जानकारी और है, सरकार की एक शांता समिति है, शांता कमेटी है, उसने कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए जो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो बात उसी ने कही थी। एक तरफ कमेटी कहती है कि सरकार की अर्थव्यवस्था पर 1,000 करोड़ का जो है बोझ पड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। अब किसकी बात मानी जाए? उस समिति की मानी जाए कि प्रधानमंत्री जी की मानी जाए? यानी तीनों कानूनों में बहुत बहुत
आंतरिक रूप से बहुत कंफ्यूजन है। सरकार को इन सब चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि इन सब को लागू करने की कोई आवश्यकता है। वैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, ये कानून अभी लागू नहीं है। और इन सब को हटाकर सरकार को एक ही कानून लाना चाहिए कि ये वस्तुएं उत्पादन होती है हिंदुस्तान में, इनका इतना इतना मिनिमम एमएसपी रहेगा, इससे कम प्राइस पे कोई नहीं खरीदेगा, सब लोगों के लिए समान कानून रहेगा, सब उससे अधिक भाव में खरीद सकते हैं पर उससे कम भाव में नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर सीधा सा रूल यही होना चाहिए। बाकी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि राजनीति ने कभी भी किसानों को अच्छी नज़र से नहीं देखा, अच्छी नज़र से नहीं देखा और ना ही वो कभी देखेगी। कोई सरकार किसानों को नहीं चाहती है, कोई सरकार नहीं चाहती है, ना वो कोई भला करना चाहती है ना कुछ करना चाहती है। अगर भला करना चाहती होती तो वह सीधी एमएसपी लाती और एक तरीके से किसानों को और एजुकेशन देती कि आपको किस तरीके से खेती करनी चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए, कौन से एरिया में कौन सी खेती करनी चाहिए, मौसम के हिसाब से क्या खेती करनी चाहिए। इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी। एफसीआई ने जब एफसीआई कहता है कि किसान जब उसके पास अपना उत्पादन लेके जाता है कि एमएसपी पे हमारे लो, वो नहीं लेता है और फिर वो जो बिचौलियों के थ्रू कम भाव में वो लेता है, और तब वो एफसीआई जो है वो किसानों को जो बयान कहता है कि उनको जो जवाब देता है वो इस तरीके से देता है कि उनके पास जगह नहीं है, गोडाउन में जगह नहीं है, गोदामों में जगह नहीं है सामान रखने के लिए। भाई इस देश में जमीन की कमी है क्या, कि सरकार के पास जमीनों की कमी हो गई है कि वह किसान का उत्पादन लेकर रख नहीं सकता। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन है, 1200 तरीके के फूल हैं, महाराज की जय हो, 1200 तरीके के फूल हैं, उन सबको निकाल फेंकिए और वहां पर किसानों का उत्पादन जो है रख दीजिए। किस किस तरीके की सरकारी लोग किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं। एफसीआई कह रहा हमारे पास जगह नहीं है, हम आपसे ले नहीं सकते, हमारे पास बोरे नहीं है। यानी यहां पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल है। किसान और किसी चीज के लिए लड़ रहा, किसान सिर्फ इसीलिए लड़ रहा है कि आप एमएसपी तय कर दीजिए और आप ये जो इसेंशियल कमोडिटी बिल लेकर आए हैं जिसमें कोई भी भंडारण कर सकता है उसको खत्म करिए। क्यों जबरदस्ती लाए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर लागू करना है तो उसको इस तरीके से लागू करिए कि कल को कंपनी हमारे साथ धोखाधड़ी करे तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है। बाकी बाकी आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है वो आप देखिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। सरकार ने अभी कहा था कि हम एमएसपी पर खरीदारी करते हैं,